नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं और साथ ही आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है। मैं हूं अली नासिर और अहम बात यही है कि हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है। आज भी 1000 पॉइंट से ज़्यादा की कमी और मार्केट साल की मुझे बताया जा रहा है कम तरीन सतह के ऊपर आ चुकी है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? यह कह देना महज कि जनाब पॉलिटिकल अनसर्टनिटी इसकी ज़िम्मेदार है, तो मुझे ये बताया जाए कि जुमे को सेकंड हाफ के अंदर मार्केट कैसे ठीक ठाक हो गई। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस नहीं है, इसके पीछे सॉलिड इकोनॉमिक रीजंस हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कोई आज की बात नहीं कि बढ़ रहा है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट डोलड्रम्स में, पाकिस्तान की इकोनॉमी डोलड्रम्स में मुश्किलात का शिकार है। ये कोई आज की बात नहीं है और कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। हमसे क्यों छुपाई गई? सबसे पहले तो उन लोगों का भी एहतसाब ज़रूरी है अब कि जिन्होंने ये सब चीज़ें हमसे छुपाई। एहतसाब करने निकले सियासतदानों का, तो उन इंटेलेक्चुअल्स का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने कौम को मिसगाइड किया है। उन लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए जिन्होंने मुल्क की, रियासत की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रियासत के जो एसेट्स हैं, दूसरे ममालिक को बेचने की साजिश की है और उसको हुबुल वतनी का नाम दिया। आज उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आज उनके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए। हमारे मुल्क की इकोनॉमी और हमारे मुल्क के सरमायाकारों को मिसगाइड करके अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाने वाले, इर्रेशनल एक्सूबरेंस क्रिएट करने वाले लोगों का भी गिरेबान पकड़ना पड़ेगा। बेहतर ये है कि ये एमनेस्टी स्कीमें वगैरह जो अनाउंस की हैं, इसके नतीजे में जो पैसे नहीं आए, जो कारकर्दगी ये नहीं दे पाया, उस पर भी एहतसाब होगा। फ्राइडे को प्रोग्राम के दौरान मैंने एक बात की थी, शायद आप लोगों ने उसे हल्का ले लिया। मैंने कहा अभी नवाज शरीफ साहब के ऊपर बात हुई है, शाम तक देखिए दूसरी सियासी जमात पर भी बात आएगी। और आपने देख लिया कि बहुत ही अहम सियासी शख्सियत के एक दोस्त को भी पकड़ लिया गया, उनसे इंटरोगेशन की गई, उनसे पूछा गया ये खाते कहाँ खुले हैं, ये किसके खाते हैं, पैसे कहाँ से आते थे, कहाँ गए। सबका एहतसाब होगा आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं कि बड़ी एलैबोरेट प्रोसेस के ज़रिए लोगों को गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे यहाँ निज़ाम नहीं चलता। जिन लोगों ने फैसले करने हैं वो बड़ी बगौर इन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मेरे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ करा मेजर हारून रशीद साहब, रिटायर्ड CEO मगू एस्टेट एंड बिल्डर, और नोमान ताबानी साहब, कन्वीनर हैं आबाद की CPEC प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमेटी के। इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं मेजर हारून रशीद साहब आपसे। मेजर साहब, आप ये देखें हो क्या रहा है। मुल्क की मईशत जो है कोई आज ही ख़राब नहीं हो गई, मुल्क की मईशत पहले से ही ख़राब थी। हमें कहा जा रहा है कि जनाबे वाला ये देखो तो तुम्हें मुल्क ठीक लगेगा, वो देखोगे तो मुल्क ठीक नहीं लगेगा। आजकल आपने देखा होगा सियासत पे बड़ी बात हो रही है। आप ये ना देखें, वो ना देखें, बाहर निकले सड़क पे जाके देखें, आपको पता लग जाएगा। बेरोज़गार घूम रहा है हमारा नौजवान, हालात हमारे ख़राब हैं, पानी पीने को नहीं है, बिजली की दस्तियाबी है ज़रूर, महंगी इतनी है, हर चीज़ जो है वो इस वक्त महंगी हो चुकी है। और ये कहते हैं इन्फ्लेशन कम थी। थोड़ा सा मुझे बताएं आगे जाने से पहले कि जनाबे वाला ये कहते हैं हमें आवाम को हकीकत के मुतालिक नहीं पता। क्या आवाम को हकीकत के मुतालिक नहीं पता कि माशी हालात क्या हैं इस मुल्क के? थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी अगेन। बात आपने तो बड़ी दिल की बात की है और बड़ी कड़वी बात की है। देखिए जी, स्टॉक मार्केट जो क्रैश हुई है वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तो आवा का आवा पिछले 40-50 साल से जो हम खराबी कर रहे हैं। जो बीमार जो होता है, एक बीमारी का आपने इलाज नहीं किया, वो आगे जाकर वो नासूर बन जाता है। अब हमारी मईशत वहाँ पर पहुँच गई है जो नासूर बन गई है। अब कुछ लोगों को जो कुछ हिस्से हैं, हमारी जिस्म के कुछ हिस्से हैं, जैसे गैंग्रीन बन जाता है, तो गैंग्रीन को काटना पड़ेगा। अगर इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना है तो गैंग्रीन को काटना पड़ेगा। जैसे कि आपने अभी बोला कि हुसैन लवाई साहब को पकड़ लिया गया है, 29 अकाउंट, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन बहरहाल जो पकड़े सबको मालूम है, पूरे अखबारों में, सारी न्यूज में हुसैन लवाई साहब को पकड़ लिया गया है। 29 अकाउंट्स उनके खबर है। हाँ, नहीं खबर क्या है, बिल्कुल इट इज एस्टैब्लिश फैक्ट नाउ। और 29 अकाउंट्स है, मीडियाज में आ चुका है, अखबारों में आ चुका है। कोर्ट ने ना क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है कि अकाउंट में कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किसको जा रहे हैं। आप ज़रा उसकी भी डिटेल्स आ गई है, किस किस को कौन कौन बेनिफिशियरी है इस अकाउंट्स के, वो सब पता चल गया है।
बात बिल्कुल सही चेयरमैन थे स्टॉक एक्सचेंज के शायद। बिल्कुल चेयरमैन स्टॉक एक्सचेंज। देखिए जी, आपने कहा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई है। स्टॉक मार्केट क्रैश होने की वजूहत बहुत सारी है। आपने कोई ऐसी पॉलिसीज नहीं लाए जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो। आपने आपकी करेंसी, आपकी एक्सपोर्ट डे बाय डे लो होती जा रही थी। आपने ना पता नहीं किस चक्कर में उस बेकार आदमी को आपने ना फाइनेंस मिनिस्टर बनाया हुआ था, और वो उसने ना रुपए की ना पोजीशन को है ना जो बिल्कुल डी वैल्यू नहीं किया, और है ना जैसे ही वो गया है 3 दफा 5% डी वैल्यू हो गई, एक साथ ही बेड़ा गर्क कर दिया। भाई वो कह रहे हैं साग डार साहब, मैं जब था तो बिल्कुल एक मजबूत तनावर दरख्त की तरह रुपया खड़ा हुआ था। मैं गया तो आई डोंट बिलीव ऑन दिस, आई डोंट एग्री विद मिस्टर इसाक डार। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लो थे, और उसके बावजूद भी आपने ना डॉलर्स को आपने होल्ड किया हुआ था। उसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट कम हो रही थी, आप कॉम्पिटिटिव नहीं थे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी नहीं आ रही थी, रेमिटेंसेस आपके कम नहीं आ रही थी। लोगों को पता था, लोग बेवकूफ थोड़ी है, लोगों को पता था कि चले नोमान तावानी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। नोमान तावानी साहब, आप भी देख रहे होंगे हमारे मुल्क के हालात अब किस नहज पे पहुंच गए हैं। मईशत के बारे में कहते हैं कि जी अब पता लगा कि इसका बुरा हाल था। आप भी बिजनेस करते हैं, तामीरात के शोबे से वाबस्ता हैं और भी दीगर चीज़ें देखते हैं। मुझे ये बताएं, क्या आपका ख्याल है कि अभी मईशत ख़राब हुई? जब ये क्यों निकाला वाला इन्होंने सवाल पूछा, उससे पहले क्या मईशत टॉप जा रही थी, बेहतरीन जा रही थी, इसमें कोई ख़राबी नहीं थी? देखिए सर, मईशत को परवान चढ़ने के लिए पाकिस्तान में सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है। अनफॉर्चुनेटली डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। जब एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी पाकिस्तान में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आई, सिक्योरिटी दी गई, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो एक पॉजिटिव इंडिकेटर पे थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो एक फाइनेंशियल एक्सूबरेंस एक डिस्प्ले कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब आप एक इकोनॉमी को रेडारलेस छोड़ देंगे और उसको जो है ना वो आप विद इन दिस फ्रेमवर्क जो है ना वो उसके अंदर एक इंस्टेबिलिटी ले आएंगे, तो फिर जो है ना वो इकोनॉमी फॉल्टर करती है। आप 2007 और 8 का भी वाक़या देख लें। 2007 और 8 में भी इसी तरह एक हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आई, उसके दरमियान जो है वो एक पीरियड ऑफ फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इंस्टेबिलिटी आई। उसकी वजह से उस वक़्त 60 से जना वो डॉलर ने तनावर ऊपर जाके 80-85 पे गया, जिसकी वजह से बदतरीन इन्फ्लेशन हमारे इकोनॉमी में आया और इंटरेस्ट रेट 16% तक चले गए। तब भी मुशर्रफ ने कहा नहीं, लेकिन वो भी, उनका भी इशारा यही था, मुझे क्यों निकाला। जी सर, लेकिन ये कि वो मुशर्रफ साहब ने असल में उसका क्रेडिट लिया। उन्होंने बोला देखो मैं गया तो हालात ख़राब हो गए, जब तक मैं था ठीक था। उसके बाद आपको पता है उनके अपने प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर साहब का जो थे शौकत अजीज़ साहब, उनको मुशर्रफ साहब की तस्वीर दिखाई जाती है तो वो कहते हैं मैं इन्हों नहीं पहचाने। तो ये भी ज़माना होता है, बुरा वक्त आए तो साया भी साथ छोड़ देता है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन ये सिक्योरिटी की जो आपने बात की, गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि इसने तो सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर किया है, बल्कि इन्हीं की वजह से लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हुआ है। बाकी सारे इदारे जो हैं वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ इनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। ये सिविलियन गवर्नमेंट हमारी कहती है। सर, सिक्योरिटी पाकिस्तान की हमेशा पाक फ़ौज के हाथ में रही है, और जब भी पाक फ़ौज ने अपना किरदार निभाया है तो पाकिस्तान में सेफ्टी और सिक्योरिटी आई है। इसमें सिविलियन और फ़ौजी क़यादत दोनों ने जो है ना वो एक दूसरे की सपोर्ट में बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 साल में, जिसकी वजह से आपने एक फ़ाइनेंशियल एक्सूबरेंस की जो बात की है वो आपको देखने को मिली, क्योंकि देयर वाज सिक्योरिटी इन द अर्बन एंड रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान। हमारी पाक फ़ौज ने और हमारी सिविलियन हुकूमत ने, चारों प्रोविंसेस ने मिल के, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिल के जब एक पेज पे आ गए अगेंस्ट टेररिज्म, और फिर पाक फ़ौज को पूरी मैंडेट के साथ ये टास्क दिया गया टू रूट आउट टेररिज्म, तो काफ़ी बेहतरी आई पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो तावानी साहब आपसे ये भी पूछूंगा कि ये सीपैक का बड़ा चर्चा था, लेकिन बड़े माह गुजर गए, जिन लोगों को कहते थे कि वो सीपैक के पीछे हैं, आगे हैं, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई बात नहीं आई। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक।
नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे हैं कि जनाबे वाला, हमारे मुल्क की जो मईशत है उसके बारे में क्या किसी को नहीं पता था कि उसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं? क्या किसी ने एक्सरे नहीं लिया था पाकिस्तान की मईशत का कि उसको इल्म ना हो? वैसे तो हम जाते हैं और सब्ज़ी की रेडी के ऊपर भी खड़े होते हैं तो 1 घंटा बहस करते रहते हैं, ये चीज़ कितने की, ये चीज़ कितने की, अच्छा वाला दो, बुरा वाला दो। आपने देखा होगा आजकल काफ़ी इसके मुतालिक बात हो रही है कि वोट भी फिर टटोल के देना चाहिए, लेकिन सच बात यह है कि फिर तो मईशत को भी टटोल के देखना चाहिए था ना कि इसके अंदर क्या है। ये तो बिल्कुल एक ना मानने वाली बात है कि एक मईशत जिसकी कारकर्दगी निल बटा निल और उसकी सप्लियाँ आ के वो जो है माँ बाप उसके तंग हो गए, ऐसी पाकिस्तान की मईशत है कि उसके बार बार सप्लियाँ आती हैं और हर सारी दुनिया को पता है कि इसकी कारकर्दगी बिल्कुल निल बटा निल है, लेकिन हमारे लोग क्यों ज़बरदस्ती ये कहते रहे कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। मेजर हारून रशीद साहब, अपनी चीज़ को अच्छा ज़रूर कहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, और हमें भी अपनी चीज़ को अच्छा कहना चाहिए, लेकिन सच बात ये होती है कि ये तो आपस की बात हो रही है, और आपस की बात के अंदर जहाँ हमारे सुनने वाले, देखने वाले जो हैं वो ये जानना चाहेंगे कि हमारे साथ सच क्यों नहीं बोला गया, हमें क्यों झूठ बोला गया। जब इस मुल्क का ट्रेड डेफिसिट ख़राब था, जब इस मुल्क का करंट अकाउंट डेफिसिट ख़राब था, जब हमारी जीडीपी ग्रोथ शायद उतनी नहीं थी जितनी हमें बताई जा रही थी, जहाँ महंगाई की शरह वो नहीं थी जितनी महंगाई की शरह हकीकतन थी, तो फिर क्या इसका फ़ायदा हमें हुआ या हमें नुकसान? क्योंकि आज तो हमें उसका नुकसान भरना पड़ा। ऑब्वियसली नुकसान ही हुआ है हमें, और क्या हुआ है। झूठ के पाँव नहीं होते ना। बिल्कुल सही बात है। तो इसके ऊपर थोड़ी अपनी राय दें कि इसको किस तरह से रिवैम्प किया जाए सिस्टम को, कि सच्चाई बताई जाए। अभी भी ब्रेक के दौरान आप बता रहे थे कि हमारे यहाँ स्पेकुलेशन उरूज पे पहुंच गई, होनी चाहिए तरक्की, बढ़ना चाहिए चीज़ों की कीमतों को, लेकिन वक्त के साथ साथ हकीकत देखिए जी, हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था वो पहले लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, ठीक है। उस लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी क्रिएट किया गया था मेरे ख्याल में। सारे कराची के ट्रेडर्स, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट या तो कराची पाकिस्तान छोड़ के चले गए, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर दी, साउथ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर दी, आगे अफ्रीका के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, मलेशिया चले गए, सिंगापुर चले गए, चले नहीं ना बाहर, चले नहीं, सब चले गए, बुरा नहीं मान, और जो चले नहीं बाहर, नहीं बात सुने, चले गए बहुत सारे लोग, और जो बच गए उन्होंने कहा जी हमें कराची में कारोबार नहीं करना है, वो चले गए लाहौर में, पंजाब चले गए। कराची की इकोनॉमी ठप, कराची के सारे हुक्मरान ठप, कराची की सारी जो आनी थी, आपको पता है क्या करप्ट है आगे गवर्नमेंट, उन्होंने ना कोई यहाँ पर डेवलपमेंट की। फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जरा अच्छी हुई तो लोग आना शुरू हुए, तो फिर वो पॉलिटिकल सिचुएशन। यहाँ पर एक बात में क्लियरिफिकेशन, हर आदमी जब से मैं पैदा हूँ मैं ये सुनता आ रहा हूँ पाकिस्तान में करप्शन बहुत है, करप्ट है। फिर हमारा निज़ाम करप्शन के इस नासूर से, इस बीमारी से, इस बहुत ही नेगेटिव चीज़ से दूर क्यों नहीं हटता? सारी दुनिया के अंदर आगाही आ गई, जिस मुल्क के अंदर करप्शन ज़्यादा हो जाती है, इस तक कि अब हम शर्मिंदगी महसूस होती है, इंडिया में इतनी करप्शन है लेकिन वहाँ पर भी एंटी करप्शन मेजर्स लिए जा रहे हैं। हमारे सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है? क्यों हम करप्ट लोगों को दोबारा मौका देते हैं कि वो आएँ? हमारे यहाँ करप्शन का प्रॉब्लम ये है कि जो पकड़ने वाले हैं वो भी करप्ट है, जो अंदर करने वाले वो भी करप्ट है, जो फैसला करने वाले वो भी करप्ट है। सब कोई आपने पूरे माशरे को करप्ट कह दिया। बिल्कुल, वेरी कुछ फ्यू लोग हैं, कुछ बहुत चंद लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क बचा हुआ है। आपके 90% लोग, हर जगह करप्शन आपको मिलेगी, ठीक है, हर जगह करप्शन मिलेगी। इवन मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। छोटे रिक्शे वाले, मुल्क की सालमियत आपको छोटा एग्जांपल दे दूं कि आप बिकॉज आई यूज्ड टू बी इन आर्मी, तो मैं एक दफ़ा, ज़ाहिर है कि मैं कराची में नहीं रहता था तो मेरा कन्वेंस भी इधर कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहीं जाना था, पुलिस हेड ऑफिस आना था, मैंने एक रक्षा पकड़ा, मैंने कहा मुझे पुलिस हेड ऑफिस चलो। और मुझे आइडिया था कि जिस डेस्टिनेशन से मैं रक्षे वाले को या पुलिस हेड ऑफिस पहुंच रहा हूँ वो उसका किराया अंदाजन इतना बनना चाहिए मीटर। जब मैंने मीटर देखा तो वो 4 गुना ज़्यादा मीटर। अच्छा, मुझे हैरत हुई थी, मैं 2-3 साल के बाद कराची आया था, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि वो रक्षे वाले ने मुझसे पैसे नहीं मांगे, मुझे कहा कि मैं मीटर से लेके जाऊँगा। मैंने कहा वाह, कराची में ऐसे ऑनेस्ट लोग भी हैं। जब मैं रक्षे में बैठा, हेड ऑफिस पहुंचा तो पता चला 4 गुना ज़्यादा है ना उसका, है ना रक्षा, ना मीटर चल पड़ा था। तो बहरहाल ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि करप्शन हर जगह है, पेट्रोल पंप हर सतह पर है, हर सतह पर है, और माशरे के अंदर पियोन भी पैसे लेता है, पियोन भी पैसे लेता है, सेक्रेटरी भी पैसे लेता है, चीफ सेक्रेटरी भी पैसे लेते हैं। लेने वाले हर कोई नहीं, लेने वाले हर लेवल पे, डीसी भी लेता है, एसी भी लेता है, एसएसपी भी लेता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी वो हर जगह पैसा लिया जाता है। कोई कम लेता है, हाँ कुछ लोग हैं 10%,
जो कि और माइंड कर जाएंगे कि हमारा नाम आ गया, नौमान हर कोई ताबानी साहब हल्का फुल्का मुस्कुराएंगे, लेकिन बिल्डर से तो हर कोई ले लेता है फिर, और बिल्डर भी मजबूर होता है। नौमान ताबानी साहब वो बेचारा दे भी देता है, क्यों क्या करे, उसका कारोबार जो है वरना नुकसान करेगा और प्रॉब्लम में आएगा वो। नौमान ताबानी साहब, अब इशू दूसरे की जानिब आपको लेकर आता हूँ, करप्शन का इशू हाईलाइट हो गया। आने वाली गवर्नमेंट आपको क्या लगता है किस नौयत की होगी? क्योंकि पार्टी का तो कहना बहुत मुश्किल है, हर शख्स जो है वो मुख्तलिफ पार्टी के साथ, कुछ लोग कहते हैं कि जनाब एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जिसमें किसी की भी कोई वाज़े अक्सरियत नहीं हो। अगर वाज़े अक्सरियत नहीं होगी तो इसके माने ये है कि सियासी तौर पर जो हालात पैदा होंगे, क्या वो पाकिस्तान की मईशत पर असरअंदाज हो सकते हैं या नहीं? सर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, not having a clear mandate will have an effect on the financial future of Pakistan. जी, फाइनेंशियल फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान को अच्छा देखने के लिए हमने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप 2002 से लेकर 2008 का पीरियड देखें तो उसमें रिलेटिव पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। 2008 से 2013 तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, क्योंकि क्लियर मैंडेट किसी एक जमात के पास नहीं था, तो रोज़ाना जो है कोalition बनते थे और टूटते थे। आपको याद होगा कि कभी MQM मुत्तहिदा जो है वो पार्टी कभी हुकूमत में आती थी और कभी वापस चली जाती थी। एक साहब थे जो कि क़यामत का हाल बताया करते थे, अभी भी बताते हैं, मैंने सुना है, और वो हर वक्त कहा करते थे कि अभी सदर साहब की जहाज़ में पेट्रोल डल गया है, मुझे खबर आ गई है, वो मुल्क से जा रहे हैं। आपको याद होगा। तो हर सरमायाकार बेचारा परेशान रहता था। क्यों भाई मेजर हारून साहब, आपको याद है ना उस दौर का? बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो वो कहते थे मैंने खुद देखा है पेट्रोल डलते हुए, अभी जहाज़ में पेट्रोल डल गया, जहाज़ तैयार है, इंजन ऑन है, पूरे 5 साल करके गए। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं आई, परसेप्शन में मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन परसेप्शन में चेंजेस आया करती थी। इसके बारे में क्या राय देंगे सर? क्या ये परसेप्शन थी या रियलिटी थी? सर, वो स्टॉर्म इन अ टी कप रोज़ाना शाम को होता था। अगर आप कोई भी चैनल देखेंगे तो 8 बजे के टॉक शो में होता था कि जी हुकूमत जारी है, 10 बजे जो है ना वो पॉलिटिकल पंडिट्स कहते थे कि जी हुकूमत चली गई है, और रोज़ाना का यही एक मामूल था। तो इससे बिजनेस इफेक्ट होती थी, उससे जो है बिजनेस। उसके अलावा फिर बिकॉज द गवर्नमेंट अपनी बका के लिए और अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ती थी, तो सिक्योरिटी सिचुएशन बद से बदतर होती चली गई। इट स्टार्टेड ऑफ विथ द वायलेंस राइट आफ्टर द डेथ ऑफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, and continued with the violence due to Iftikhar Mohammad Chaudhry's arrival, campaign to reinstate himself, and then Nawaz Sharif had the final kneel where जब उसने लॉन्ग मार्च किया, तो उसकी वजह से जो है वो काफ़ी सिक्योरिटी इश्यूज पाकिस्तान की गवर्नमेंट को हुए, और कराची की तो बहुत बुरी हालत होगी। बड़ी इंटरेस्टिंग वैसे आपकी ऑब्जर्वेशन है और बड़ी अहम किस्म की आपने ऑब्जर्वेशन दी है। मेरे ख्याल से अगर इसको माशी और सियासी तनाजुर के अंदर देखा जाए तो बात की जो है बहुत सारी जो डायमेंशंस हैं वो खुल के सामने आएंगी। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के वापस आएंगे तो फिर तामीराती मुस्तकबिल के बारे में भी बात करेंगे, कुछ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन के शोबे के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे आगे आने वाले दौर के अंदर, इलेक्शन के अंदर, और नई पॉलिटिकल पार्टीज अगर लीडरशिप लेती हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात हम यही कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि हमारी मईशत के बारे में हक़ाइक़ के मुतालिक हमें बताया नहीं गया। स्टॉक एक्सचेंज का बुरा हाल हुआ है। दूसरी जानिब अगर देखें तो मुल्क की जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स की सिचुएशन है बहुत ही पुअर है। वही बैनुल-अक़वामी इदारे जो हमें कस कस के जफियाँ लगाया करते थे, हमें प्यार किया करते थे, थपकियाँ दिया करते थे, कहते थे वेरी वेल डन, वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब अचानक उनकी रिपोर्टें आना शुरू हो गई हैं कि तुमने तो बहुत निकम्मे काम किए हैं, पिछले 5 साल के अंदर कुछ किया ही नहीं, ना ट्रेड डेफिसिट काबू में, ना करंट अकाउंट डेफिसिट काबू में, ना कोई नेशनल इकनॉमिक मैनेजमेंट ठीक हुई, ना कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक हुई, रिजर्व्स का बुरा हाल, वगैरह वगैरह, लंबी फहरिस्त।
जो कि पहले कभी नहीं हमें बताते थे, लेकिन ऐसा लगता है कुछ सियासी वजूहात की वजह से ये सारा चक्कर चल रहा था। अब उनका सियासी प्रोजेक्ट डिज़ाइन चेंज हुआ तो अब उनकी राय भी चेंज हो गई। यहाँ पर मेरे साथ आम मेहमान मौजूद हैं, उनके साथ मैं यह बात करूँगा कि पाकिस्तान के तामीरी मुस्तकबिल के ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे। ये नैब का फ़ैसला भी आ गया, फिर आगे आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन भी बस समझे सर पर हैं, उसके बाद क्या पता नई हुकूमत आए वो क्या फ़ैसले करे। जनाब मेजर हारून रशीद साहब, बात यह है कि अब इस मुल्क की रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री सफ़र करे, क्योंकि इन लोगों के मामलात जो हैं वो सही से हल नहीं हो पाए। इनकी करप्शन का जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ेगा आम आवाम के सरमाए को। आम आवाम का सरमाया जो कि रियल एस्टेट में लग गया, या आम आवाम का सरमाया जो कि कंप्लीट यूनिट में, या फिर जो है स्टॉक एक्सचेंज में लगा। तो इसके मुतालिक बताएं आपकी क्या राय है, मुस्तकबिल में कैसा दिखता है? लोग बड़े परेशान हैं, लोगों का अरबों रुपया लगा हुआ है इसमें। देखिए सर, मैं आपको बता देता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट के FATF में आपको डाल दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपकी $2 बिलियन US है, ठीक है, लेकिन आपके फॉरेन रेमिटेंसेस 15 अरब US है, और आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट दिन ब दिन बढ़ रहा है, और है ना आपका जो आपके लोन आपके ऊपर जो कर्जे हैं वो $90 बिलियन US हो गए हैं। लेकिन आप एक चीज़ भूल नहीं रहे कि पाकिस्तान जो है वो तकरीबन 20 करोड़ लोगों का ही जगह है, कोई मजाक नहीं है। दुनिया की 6ठी 7वीं कंट्री है आबादी के लिहाज से। इनकी GDP ग्रोथ जो है दैट इज 5.5% से ज़्यादा। आबादी के बारे में अगर सच बोल दें तो हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा होगी। 20-22 करोड़ की आबादी है, इतने सारे लोग हैं, खाते पीते हैं। हम एग्रीकल्चर में सफिशेंट है, हमें बाहर से मंगवाना नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ता है? इसलिए कि हमने हर चीज़ बाहर की लेनी होती है। मेड इन पाकिस्तानी चीज़ें ले, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ जाए तो हम बाहर की चीज़ें इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। मैन्युफैक्चरर, लोकल मैन्युफैक्चरर को अगर प्रमोट करेंगे तो कम हो जाएगी। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ऑयल का प्रॉब्लम है, गैस का प्रॉब्लम है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। या तीसरा मेजर प्रॉब्लम जो है वो पानी का प्रॉब्लम है। डिसैलिनेशन प्लांट लगाते हैं, किसी को डिसैलिनेशन प्लांट का ख्याल नहीं आया। आसान बता दिया पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स को। मुझे तो ऐसे लगता था अगर फहरिस्त बनाना शुरू करें तो चंद महीने गुजर जाएंगे। नहीं सर, पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की फहरिस्त खत्म नहीं नहीं सर, देयर इज ओनली 3 इशू। आपको गैस इंपोर्ट करनी है, ऑयल इंपोर्ट करना है, बाकी चीजों के ऊपर पाबंदी लग सकती है। खाना पीना हम बाहर से थोड़ी खाते हैं। पानी खत्म। हाँ, हमारे एडिबल ऑयल भी बाहर से आता है, मादनी खुर्दनी तेल दोनों बाहर से। ऑयल का मतलब सब कुछ आता है। दुनिया का सबसे आटा बनाने वाला चौथा 5वां बड़ा मुल्क जो है। हाँ। आज आप पता होगा, मुझे बचपन से जो है पट्टी पढ़ाई जा रही, पाकिस्तान का कौमी जो खुराक है वो है दाल चावल। आपको पता है इस मुल्क के अंदर दाल बाहर के ममालिक से आती है, दाल इंपोर्ट हो रही है। हाँ बिल्कुल, यही चने की दाल जो लोग खा रहे हैं होटलों के अंदर, ये इंपोर्ट हो रही है। वो घोड़ों वाली है। मैं तो सोचा, मैं सोच रहा था कि कोई पत्थर लेके अपना सर फाड़ लूं। इस तरह की बातें और ऐसी उल्टी सीधी बातें मैंने सुनी कि मैं परेशान हो गया। बोलते हैं आलू गोश्त। आपको पता है आजकल जो है मटन की कीमतें कितनी हैं, हैरान रह जाता हूं मैं। आम आदमी का स्टेपल फूड तक तो इस मुल्क के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। आप कह रहे हैं मैं प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसे मान लूं आपकी बात? सर बिकॉज यू हैव नॉट, आपने एक्सपोर्ट को प्रमोट नहीं किया है, इंपोर्ट को आपने ना फ्लरिश होने दिया है, बेताशा करने दिया है। किसी के ऊपर आपके कंस्ट्रक्शन के शोबे में, सर आपके कंस्ट्रक्शन के शोबे में टाइल के मामले में पाकिस्तान जो है वो अभी बिल्कुल सेल्फ सफिशिएंट नहीं। बिल्कुल, टाइल चाइना से मंगवाता है। सैनिटी, ईरान, चाइना, टर्की, हाँ सैनिटी देख लें आप, बहुत सारा आइटम चाइना से आ रहा है। बिल्कुल, सरिया आप देख लें, सरिया ठीक है मुकामी तौर पर बन रहा है, लेकिन आपको पता है कि उधर भी एक डेफिसिट एग्जिस्ट करता है। वो सरिया भी वहां से आ रहा है, लोहा भी वहां से आ रहा है, सीमेंट भी आप लिख लें, मैं अभी आपको लिख के दे देता हूं। अगर इस मुल्क के अंदर नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इन फ्यूचर अगर ये सीपैक के तहत, मुझे पता नहीं सीपैक होगा नहीं होगा, जो भी था ये तो एक मंजन था, लाल बत्ती थी, लोगों ने पीछे लगा दिया। लेकिन बुनियादी बात है अगर बना तो सीमेंट भी आएगा। नोमान ताबानी साहब की जानिब जाता हूँ। नोमान ताबानी साहब, बुनियादी तौर पर बात यह है कि तामीराती शोबे के अंदर भी अगर मैं डिस्कस करूं तो हम सेल्फ सफिशिएंट कहाँ हैं? अभी बात की मेजर साहब ने कि जी हम तो इंपोर्ट करने वाले मुल्क हैं, तो हमने अपने आप को कहाँ इस्टेब्लिश किया? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को पुश करना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, स्टील की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहीं पर शुरू हो। सीमेंट में चलो हम काफ़ी बेहतर हैं, लेकिन मेन इशू ये सैनिटरी, टाइलें, स्विच, लाइटें, पता नहीं क्या क्या चाहिए होता है बिल्डिंग बनाने के लिए, वो सब कहाँ से आएंगी? एलुको बॉन्ड। अली भाई, अनफॉर्चुनेटली जो आप सब्जेक्ट छेड़ रहे हैं वो इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि स्टील पे अगर आप चाहें तो एक पूरा प्रोग्राम आप स्टील पे कर सकते हैं,
एक पूरा प्रोग्राम आप सैनिटरी पे कर सकते हैं, एक पूरा प्रोग्राम आप जो है वो प्लास्टिक एंड पाइप फिटिंग इलेक्ट्रिक केबल पे कर सकता हूँ एक पूरा प्रोग्राम। आप जी बताएं, सर। मैं आपको नाम बताता जाता हूँ वो प्रोडक्ट्स का जो कंस्ट्रक्शन में यूज होती है। सर अब इसमें इशू ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसी है पिछले 30 साल से, मैं कब बारहा ये कहता रहता हूँ कि हमारी पॉलिसी इज़ मिसगाइडेड। हमने एक्सपोर्टर्स को रीफाइनेंस, एक्सपोर्टर्स को हर मुराद दे दी है, लेकिन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बात ही नहीं करते। हमारा मेन मसला इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे बात ही नहीं करते। आप मुझे एक बात बताएं कि अगर मैंने एक एक्सपोर्टर को हर मुराद दे के एक प्रोडक्ट बाहर भेजा, वो शिपिंग कॉस्ट लगी, हर चीज़ लगी और वो यूरोप गई, अगर वही बेनिफिट या उससे कम बेनिफिट आप एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को दे दें। नोमान साहब, ये बड़ी आपने अहम मुझे जो है गाइडलाइन एक नुक्ता दे दिया है, मेरे जहन में अब ये बात आ गई। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि एक एक प्रोग्राम जो है वो बाकायदा तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्रीज पर भी किया जाए। यहाँ पर मैं दोनों मेहमानों को करूंगा। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर, हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।